हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इस्लामी क्लास में। आज हमारी प्रस्तावना यानी कि संविधान में प्रस्तावना की तीसरी क्लास होने वाली है। अंतिम क्लास होगी। जिसने नहीं देखा है वो पहले वाली क्लास देख लेना। पॉलिटी के लिए मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा आपके जो डाउट हैं। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको नोट्स और PDF दे रहा हूँ, बिल्कुल हैंड रेटिंग नोट्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डेली आपके लिए ऐसी क्लास चल रही है। टाइम आपका 4 बजे है डेली। अभी 2 दिन से नेट नहीं चल रहा था हमारे यहाँ भाई, तो वहाँ क्लास डिस्टर्ब हुई थी। और टारगेट सीरीज UPSI के लिए जो टारगेट सीरीज मैंने चलाई है उसके लिए, ठीक है। UPSI स्पेशल पॉलिटी है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी आप यहाँ से पढ़ लेना, कहीं पर बाहर नहीं जाएगा यहाँ का, ठीक है। तो क्लास की ओर चल रहे हैं, तीसरी क्लास है। मज़े करिएगा क्लास के बस, और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स नहीं बना रहे तो मैं जो PDF दे रहा हूँ आपके लिए, उस PDF को डाउनलोड करके निकलवा लेना, ठीक है। देखो, हमने इससे पहले जो बात की थी उसके बारे में तो कुछ जानना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने पीछे बता दिया था आपके लिए। मोटा मोटा बता दूं, मैंने एक समाज था बुर्जुआ और एक सर्वहारा, उसके बारे में हमने विशेष चर्चा की थी। धार्मिक स्वतंत्रता, अभी पिछले जो पंथ निरपेक्ष था और गणराज्य थे उनके बारे में मैंने बात की थी। आर्टिकल में बताया था, थोड़ा आरक्षण को लेकर बताया था। जो भेदभाव होता था, जैसे कि किसी को कोई गरीब वर्ग का है, कोई अमीर वर्ग का है, तो उनको इक्वल करने के लिए आरक्षण दिया जाता था आर्टिकल 16 के 4 के अंतर्गत, ठीक है। 15 में बच्चों और फीमेल के लिए, मतलब औरतों के लिए और बच्चों के लिए आरक्षण था। उस बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की थी। तीसरी क्लास है, इसको एंजॉय करना आराम से। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, आपने सुना होगा धार्मिक राज्य। धार्मिक राज्य क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। थ्योरी है, थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है, बस क्वेश्चन बनेंगे तब तुम देख लेना। देखो, धार्मिक राज्य कैसा होता है? ऐसा देश जिसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती है। धर्म प्रधान देश, मतलब कि धर्म प्रधान देश होता है। उसमें क्या होती है? धर्म के आधार पर कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो होते हैं प्रावधान, वो धर्म के आधार पर होते हैं। तो कौन सा धार्मिक राज्य कौन सा कहलाता है? ऐसा देश जिसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था, जैसे कि किसी की शासन व्यवस्था है तो वहाँ पर क्या होता है कि धर्म प्रभावित होती है। और वहीं अगर जो हमने दिया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहाँ पर राजकीय धर्म नहीं होता बट यहाँ पर धर्म होता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात कि धार्मिक राज्य कौन से होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसे नोट्स कर लेना, ठीक है। धर्म प्रधान देश कौन सा होता है? जहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका में धर्म के हिसाब से, जैसे मान लो कि धर्म के आधार पर कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर पूरा ही धर्म के आधार पर होता है, ठीक। अब अगले चल रहे हैं धर्म प्रभावित राज्य। धर्म प्रभावित राज्य ये थोड़ा अलग हो जाता है। धर्म प्रभावित राज्य कहते हैं राजकीय धर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। राजकीय धर्म होता है, राजकीय धर्म होता है, ठीक। राजकीय धर्म होता है यहाँ पर। उसी धर्म को मानने वाले लोग होंगे, उसी धर्म को मानने वाले लोग होंगे। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान में इस्लाम धर्म चलता है, तो वहाँ पर जो मानने वाले लोग हैं, धर्म प्रभावित राज्य है। वहाँ पर मानने वाले लोग देखो इस्लाम धर्म मानते हैं। वहाँ पर इस्लाम कबूल, तुमने गदर मूवी देखी होती, वो सन्नी देओल से कहलवाता नहीं है, कहो इस्लाम कबूल है। वो कहता है जब हिंदुस्तान कहो मुर्दाबाद, फिर वो कहता है कि कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो क्या डायलॉग मारता है? तो वहाँ पर आपके लिए चीज़ें मिलेंगी कि यहाँ पर धर्म प्रभावित राज्य था पाकिस्तान, ठीक है। अगले चलें यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा होता है? राजकीय धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि धर्म के आधार पर कुछ नहीं होगा, ठीक। धर्म से स्वतंत्रता कह दो एक तरह से, ठीक है। राजकीय धर्म नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है नागरिक को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जैसे कि हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार करेगा तो वहाँ पर प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। समझ गए इतनी बात? तीसरा पॉइंट है हमारा, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए यह है हिंदू, ठीक, हिंदू हैं, और यहाँ पर हो गए मुस्लिम वर्ग, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? जैसे कि सरकार आ गई। सरकार किसकी बन गई? सरकार मान लो थोड़ी देर के लिए सरकार यहाँ पर मुस्लिम की बन गई, ठीक है, मुस्लिम की बन गई, ठीक। अब यहाँ पर एक मुस्लिम सरकार बनी है, जो मुस्लिम प्रधानमंत्री है, तो वो धर्म के आधार पर उनमें बंटवारा या भेदभाव नहीं करेगा। ये बात है पूरी यहाँ पर, ठीक है। अगले चलें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तो जानते हो, वो धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष कह देते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात मैंने जोड़ा है। धर्मनिरपेक्ष और था, पंथ निरपेक्ष थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ राजकीय धर्म नहीं होता, वहाँ भी राजकीय धर्म नहीं था। यहाँ राजकीय धर्म नहीं होता, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई हिंदू है
और कोई मुस्लिम है, तो इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। कैसे गारंटी दी जाएगी कि तुम यहाँ पर किसी, जैसे कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो वहाँ पर किसी तरह की, जैसे ऐसा नहीं कि हिंदू कहे कि मैं मुस्लिम व्यक्ति को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो वहाँ पर गारंटी होगी तुम अपने धर्म में हो तो तुम अपने धर्म में ही रहो। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब धर्म के आधार पर उनकी गारंटी है कि हम तुम्हारी इसी धर्म को अच्छे से मानो अपनी, जो भी, जैसे किसी के साथ में मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक का नाम रामलाल, एक का नाम है सोहेल खान, ठीक है। रामलाल, ये व्यक्ति है रामलाल, ठीक है, और ये व्यक्ति कौन है? सोहेल खान, ठीक है, सोहेल खान, ठीक है। ये मुसलमान है और ये हिंदू है, ये हिंदू रहा, ये मुस्लिम रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है हमारा कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अगर अपनी इच्छा अनुसार चाहे, तो जो मुस्लिम व्यक्ति है वो हिंदू बनना चाहता है तो उसके लिए धर्म की गारंटी है कि मैं इस धर्म से इस धर्म में जा सकता हूँ, ठीक, क्लियर हो गई। अगर रोहित चाहे, इसका नाम रोहित ही बताया था, मैं तो भूल ही जाता हूँ, रोहित अगर चाहे कि मैं मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूँ तो वो जा सकता है। अगर सोहेल अगर व्यक्ति चाहता है कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगा तो हिंदू धर्म अपना सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दी है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है, ठीक है। यही तीसरा पॉइंट क्या है, राज्य सभी को उन्नति में सहायता देता है और उनके कार्य में प्रबंध भी करता है। एग्जाम्पल के लिए भारत, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए कि भारत हमारा कैसा देश है, तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है। समझ गए इतनी बात? कोई पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट में बता देना, अगली क्लास में ले लूँगा, ठीक है। बाकी अपनी क्लास जिस हिसाब से चल रही है, अगले अब मैं देखो मार्कर से लिखूँगा, जिस तरह से आप बिल्कुल लिखते रहिएगा आराम से, ठीक। इसे इरेज का एक चीज़ और, मैं जब इरेज किया करूँ तो थोड़ी वीडियो के लिए स्किप कर दिया करो, बीच में टाइम ख़राब मत किया करो, रिकॉर्डेड वीडियो होती है हमारी तो स्किप कर दिया करो, ठीक है। ठीक है, देखो अगले चलें तो अगले क्या है, अगले पॉइंट है हमारा, अगले है लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। लोकतांत्रिक, इसके लिए छोड़ दो, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं बना आज तक, मैं छोड़ देना हूँ, ठीक है। प्रस्तावना, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, प्रस्तावना, 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 ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। देखो यहाँ पर बेरूवारी संघ मामला हुआ था, बेरूवारी संघ मामला, ठीक है, संघ मामला, ठीक है। बेरूवारी संघ मामला कब हुआ था? यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, 1960 में हुआ था, ठीक है। इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया था, बेरूवारी संघ मामला में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और बेरूवारी संघ मामला में एक बात और कही गई थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो आप क्या कहेंगे, बेरूवारी संघ मामला 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। समझ गए इतनी बात? अगले चलें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब प्रस्तावना में बात आई थी तो प्रस्तावना को यहाँ पर सबसे अंत में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को सबसे अंत में जोड़ा गया था, ठीक है, सबसे अंत में। देखो यहाँ जिस तरह से मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर चाहो तो पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। प्रस्तावना को किसमें सबसे अंत में जोड़ा गया था। यहाँ जब 22 भाग थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूची थी, ठीक है। 22 भाग थे, नहीं सॉरी 12 अनुसूचियाँ थी ना, 12 अनुसूचियाँ थी और 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। इसमें किसी का हिस्सा नहीं बताया गया था, ठीक है, किसी का हिस्सा
नहीं बताया गया था, ठीक है, नहीं बताया गया था, समझ गए। बेरूबारी संघ मामला में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना ना तो 22 भागों का हिस्सा है और ना ही 12 अनुसूचियों का हिस्सा है और ना ही 395 आर्टिकल में किसी में उसका जिक्र है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि यहाँ पर एक केस आया था, केशवानंद भारती केस, केशवानंद, ठीक है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस को, ठीक है, मामला कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में, ठीक है। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में। इसमें क्या आ गया था, इसमें क्या बोला था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है। इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है, संविधान का हिस्सा है, ठीक, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है, संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं। इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा भी है और प्रस्तावना में संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर चाहें तो हम लोग संशोधन कर सकते हैं, फिर ठीक है। अब प्रस्तावना में, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है, ठीक है। प्रस्तावना में अब तक कुल एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है, संशोधन हुआ है, नोट करते रहिएगा, ठीक है। प्रस्तावना में अब तक एक बार केवल संशोधन हुआ है, ठीक है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही, ठीक, एडजस्ट कर लेना थोड़ा भाई, पसीना वसीना मुझे कुछ ज़्यादा आता है। प्रस्तावना में अब तक कुल एक बार संशोधन हुआ है। अब संशोधन हुआ कब था, ये पूछा जाएगा कि कब संशोधन हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख दिया है मैंने, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 को, ठीक है, 1976 को हुआ था। अब इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो क्या जोड़ा गया था, नंबर पहला जोड़ा गया था समाजवाद, दूसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता, समझ गए, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, बस क्लियर, 3 शब्द जोड़े गए थे। और एक चीज़, प्रस्तावना, ठीक है, कहाँ लिखवाऊँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसे इसके नीचे लिख देना, ठीक, इसके नीचे लिख लेना, ये सब लिखने के बाद, ठीक है। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। अब इसमें परिवर्तनीय नहीं, इसका मतलब क्या था कि प्रस्तावना, ओहो मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना बाध्य योग है, ठीक है, बाध्य योग है। ये प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, पता नहीं कहाँ दिमाग था, ठीक है। अब यहाँ प्रस्तावना क्या है, बाध्य योग। ये यहाँ पर स्टेटमेंट की तरह आपके लिए दिया जाएगा कि प्रस्तावना कैसी, न्याय योग्य है, बाध्य योग्य है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, बाध्य योग और न्याय योग दोनों हैं, ठीक है, बट बाध्य योग और न्याय योग दोनों है, ठीक है, दोनों है। बट अगर आपसे पूछा जाए तो मौलिक अधिकार कैसे हैं, प्रस्तावना बाध्य योग और न्याय योग दोनों नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं है, ठीक। प्रस्तावना बाध्य योग और न्याय योग दोनों नहीं है, ठीक है, यहाँ और लिख लेना, ठीक है, और न्याय योग दोनों नहीं है। बट अगर मौलिक अधिकार आपसे पूछ लिए जाएं तो मौलिक अधिकार जो आपके
मौलिक अधिकार हैं जो आपके मौलिक अधिकार आपके बाध्य योग्य हैं, ठीक है, बाध्य योग्य हैं। मौलिक अधिकार आपके कैसे हैं? बाध्य योग्य। क्लियर होगी इतनी बात? चलें अगले, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर अगले। अब जो चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको लिख लेना। डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, तो आराम से चीज़ों को नोट कर लेना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कुछ, ठीक। अब तो तुम्हारा प्रस्तावना का आज गेम बज गया। प्रस्तावना जाओ तुम कहीं से पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ाई है 3 क्लास, केवल और केवल 20 मिनट की वीडियो है, लगभग 1 घंटे में जो प्रस्तावना मैंने आपकी पढ़ाई है ना, वो प्रस्तावना आप कहीं से पढ़ लेना, गारंटी ले सकता हूँ। वहाँ पढ़ के आओगे, यहाँ पढ़ के जाओगे, ये बोलोगे भैया तुमने कंटेंट दिया था। इस पर मत जाना कि मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ अलग से, स्मार्ट बोर्ड वाले, डिजिटल बोर्ड वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कंटेंट ठीक मिल रहा है बस, ठीक। अब देखो प्रस्तावना को किसने क्या कहा, हेडिंग डालना है यहाँ पर, प्रस्तावना को किसने क्या कहा, ठीक है। प्रस्तावना को किसने क्या कहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रस्तावना को क्या किसने कहा, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये बात किसने कही थी, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, ये किसने कहा था? एन पालकीवाला ने, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, ये किसने कहा था? एन पालकीवाला ने, ठीक है। दूसरा है आपका प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिचय पत्र है, ठीक है, परिचय पत्र है। ये किसने कहा था? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालों का परिचय पत्र किसने कहा था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था, कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था, ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ठीक है, कुंजी है। ये बात किसने कही थी? प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी, ये बात किसने कही थी? ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, ठीक है। प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखना, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, ठीक है, आत्मा है। ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने, ठीक है, के.एम. मुंशी ने, ठीक है। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अगले है संविधान शरीर है, ठीक है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है, उसकी आत्मा है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र कश्यप ने कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र नहीं, वो सुभाष कश्यप ने कहा था, ठीक है, सुभाष कश्यप ने कहा था, ठीक है, सुभाष कश्यप ने कहा था। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना हमारी आत्मा है, तो उसे किसने कहा था?
किसने कहा था? सुभाष कश्यप ने। ठीक, गर्मी यार बहुत हो रही। ठीक है, अगले है संविधान का आत्मा व हृदय। ठीक है, संविधान का आत्मा व हृदय किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अंबेडकर ने। ठीक है, संविधान का आत्मा व हृदय है, प्रस्तावना हमारे संविधान का आत्मा व हृदय। ठीक है, किसने कहा था? संविधान का आत्मा व हृदय, प्रस्तावना हमारे संविधान का आत्मा व हृदय किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे भारतीय संविधान का दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक आधार किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार किसे कहा जाता है? तो आप क्या जवाब देंगे? प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को। ठीक, प्रस्तावना को। ठीक है, बस प्रस्तावना आपकी हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारे उसके बाद अब दूसरा चैप्टर का टॉपिक का होगा संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण आपकी एक क्लास देखो, हो सकता है कल अपलोड हो जाए, अगर देखो नेटवर्क इशू नहीं रहा तो हो सकता है आने वाले दिन को अपलोड हो, जैसे कि आज ना होकर अगले दिन अपलोड हो। तो चिंता मत करना, क्लास आपकी मैं बता दे रहा हूँ कि नेट जैसे ही चलेगा वैसे ही आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।